अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर बड़ी तब्दीलियों का बिगल बज गया है। तहरीक इंसाफ को पहले ही एक के बाद एक सियासी और कानूनी चैलेंजेस दरपेश हैं और कल से शुरू होने वाला हफ्ता मजीद चैलेंजेस ही लेकर आ रहा है। इसी दौरान हाल ही में आने वाली 26वीं आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी थमा नहीं था कि अब एक और बड़ी तरमीम की तैयारी की इत्तलात आ रही है। शहर इक़्तिदार में खबरें गर्म हैं कि मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम की आमद है और यह तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट के इख्तियारात को नाकाबिल तस्खीर हद तक मजबूत बना देगी और इस मुतालिक दिसंबर और जनवरी के महीने को इंतहाई कलीदी समझा जा रहा है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में सीनियर साफ़ी और तजज़ेकार मोहम्मद मालिक ने 27वीं आईनी तरमीम के कुछ खद्दो खाल शेयर किए, जिनके मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के मुकाबले में बहुत बड़ी होगी और उसके आने के बाद मौजूदा सिस्टम मजीद मजबूत होगा, जबकि पार्लियामान और अदालती निज़ाम में भी हैरानकुन तब्दीलियां देखने में आएंगी। 27वीं अमेंडमेंट इससे बहुत बड़ी है। 27वीं अमेंडमेंट बहुत चीजों को टच करेगी। टर्म ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल सिस्टम में और चेंजेस होंगी। एनएफसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगा। सूबों के और वफाक की जो बैलेंस ऑफ पावर्स है ये दोबारा रीड्रॉ होगा। बिस्प जाएगा सूबों के पास। वो ओवरऑल बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। उसके जब आप डॉट्स ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको 10 साल भी नजर आती हैं, चीजें कुछ आगे की भी नजर आती हैं। अभी यहीं छोड़ दें बातों को। यानी वो सिस्टम पे जो ग्रिप है उसे मजीद मजबूत करने के वाले से 27वीं आईनी तरमीम सिस्टम ओवरऑल होगा। सिस्टम के ओवरऑल होने की बात हो रही, ग्रिप तो छोड़ दें, सिस्टम ही रीटूल बहुत हद तक होगा। दिसंबर जनवरी बड़े ही इंपॉर्टेंट महीने होंगे पाकिस्तान के लिए। गो के इस मुतालिक हुकूमत का रवैया वैसा ही है जैसा 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर था, यानी साफ छुप भी नहीं रही और खुलकर सामने भी नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी के बकौल अगर 26वीं आईनी तरमीम आ सकती है तो 27वीं और 28वीं भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल 27वीं तरमीम के खद्दो खाल तैयार नहीं हुए। हमारे दस्तूर के अंदर भी 26 तरमीमें हो चुकी हैं, ज़रूरत के मुताबिक, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में। तो इसलिए अगर 26 हो सकती हैं तो 27वीं भी हो सकती है, और अगर 27 जब हो जाएंगी तो फिर 28वीं भी हो सकती है। उसको तो मैं रद्द नहीं करता। दूसरी जानिब पहले ही 26वीं आईनी तरमीम के वार सहने वाली तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम को भी अपने लिए खतरा समझने लगी है और इसके सामने रोड़े अटकाने के लिए सियासी और कानूनी महाज आराई का सिग्नल दे दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान नजफ़ज़ई के बकौल आइन को छेड़ना पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने के मुतरादिफ है, जबकि पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम के ऐलान पर वकला तहरीक का आगाज किया जाएगा। कल एक नया शोशा आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का कोई ड्रामा नए सिरे से रचाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हम अपनी वकला बरादरी को भी अप्रोच करेंगे और इंशाअल्लाह आगाज़ हम इस्लामाबाद से करेंगे, इस्लामाबाद बार से। तो इसमें भी हम इस महीने में एक उधर वकला के पास जाएंगे। हमसे बार बार आइन के दिफा का हल किया गया है और अब आइन जिस अंदाज में, आइन तो है ही नहीं, जिस अंदाज में इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस अंदाज में इसे बरखोर इतना नहीं समझा जाता, ये हमारे दरमियान एक समाजी मुआहदा है, लोगों के दरमियान, आवाम के दरमियान, यहाँ रहने वाले कौमियतों लोगों के दरमियान। इसको अगर फाड़ देंगे पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। हमने बार बार यही कहा कि खुदा के लिए पाकिस्तान और आइन के बचाव में हमारा साथ दें। इसी मुजव्वदा आईनी तरमीम के तनाजुर में यह कयास आराइयां भी हो रही है कि मौजूदा निज़ाम तो सी पाएगा और मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। इसी तनाजुर में आज असद कैसर ने माजी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दी जाने वाली एक्सटेंशन को पीटीआई की गलती भी करार दिया और कौम से मुआफ़ी भी मांगी। असल में ये एक तो ये कि किसी एक्सटेंशन की जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का गलत था, और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला था, जिसपे हम पूरी कौम से मादरस पा हैं और आइंदा के लिए किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेगा। हम दिलचस्प तौर पर उनके इस मौके पर मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले फैसल वाडा ने मानी खेज ट्वीट किया, जिसमें भी मौजूदा निज़ाम में तोसी का इशारा मिला। फैसल वाडा ने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। अल्लाह करम रखे
किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का यह सफर जारी रहेगा इंशाअल्लाह। एक तरफ मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नई तरमीम की सरगोशियां हो रही हैं तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए सियासी के साथ साथ कानूनी और पार्लिमानी चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इस मुतालिक कल का दिन भी इंतहाई कलीदी समझा जा रहा है जब 9 मई से मुतालिक 2 और मुकदमात का फैसला आना है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना शालिमार और जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल कर लिया था और इन दोनों मुकदमात का फैसला महफूज करते हुए 11 अगस्त को सुनाने का फैसला किया था। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 9 मई को थाना शालिमार को जलाने के मुकदमे में 41 अफराद के खिलाफ चालान पेश किया। मुकदमे में 25 मुलजमान का ट्रायल किया गया, 15 इश्तिहारी करार और 1 वफात पा चुका है। मुकदमे में मजमूई तौर पर 45 गवाहान ने शहादत रिकॉर्ड करवाई। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, आलिया हमजा और सनम जावेद भी मुलजमान में शामिल हैं। जबकि 9 मई को जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के दूसरे मुकदमे में 65 गवाहान ने शहादत रिकॉर्ड करवाई। 17 मुलजमान का ट्रायल किया गया, 7 इश्तिहारी करार दिए गए और 1 मुलजम वफात पा चुका है। इस मुकदमे के मुलजमान में भी शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर शामिल हैं। जहां 9 मई से मुतालिक पीटीआई की दीगर क़यादत के खिलाफ खतरात मंडला रहे हैं, वहां बानी पीटीआई के मुकदमात भी आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में मंगल के दिन को इंतहाई अहम गर्दाना जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 9 मई के मुकदमात में जमानत मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर 8 अपीलों की समाअत करेगी। इन अपीलों की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच करेगा। पीटीआई जहां कानूनी मुश्किलात में घिरी हुई है, वहां पार्लिमानी महाज भी बढ़ता ही चला जा रहा है। हालिया दिनों में आने वाले फैसलों के बायस पीटीआई को मिलने वाले पार्लिमानी धचकों के बाद एक और फैसले ने पीटीआई की सियासी हिकमत अमली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीटीआई की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट के फैसले को हुकूमत भी गलती करार दे रही है, जबकि पीटीआई के अंदर से भी इमरान खान को अपना फैसला तब्दील करने का मशवरा दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला किया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनकी सीटें खाली होने के बाद वहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बतौर प्रोटेस्ट। पॉलिटिक्स में कोई बाइकआउट नहीं होता और ये बहुत इनकी भूल होगी, बड़ी गलती होगी कि अगर ये समझते हैं कि जी हम बॉयकॉट करेंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा। इनका अपना नुकसान है, इनकी गलत पॉलिसी होगी और मैं ये समझता हूँ कि बॉयकॉट से कभी मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं होते, तो ये अपना नुकसान करेंगे। सिर्फ बाइकआउट कर देना ज़िमनी इंतखाबात का ये काफ़ी है आपकी तरफ से? हमारी पॉलिटिकल कमेटी और पार्लियामेंट्री पार्टी में 99.9% लोगों का ये ख्याल है, खासकर जिन लोगों की सीटें गई हैं, वो ये कहते हैं कि हमें इन हलकों में इलेक्शन लड़ने दिया जाए। खान साहब को क्या कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि ये फैसला अपना वापस करें और तहरीक इंसाफ जाए ज़िमनी इंतखाबात के अंदर? हाँ, कोशिश की जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला खान साहब का है। खान साहब अगर अपना फैसला चेंज करते हैं तो फबिहा। सियासी, कानूनी और पार्लिमानी महाज पर मुश्किलात के अलावा तहरीक इंसाफ को हालिया दिनों अवामी सतह और मुजामती हिकमत अमली में भी मायूसी और शुबकी का सामना हुआ है। 5 अगस्त को होने वाले मुल्की एहतजाज में पीटीआई की मायूसकुन परफॉर्मेंस ने हुकूमत को पीटीआई के गिर्द घेरा तंग करने का एक और मौका फराहम किया है। क्योंकि पीटीआई ने अब एक बार फिर 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी हुई है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को मुअस्सर एहतजाज कर सकेगी या नहीं, और मौजूदा चैलेंजेस में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि बड़ी चहमगोइयाँ हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, अभी तो 26वीं आईनी तरमीम की जो गर्द है वो भी नहीं बैठी। 27वीं आईनी तरमीम की बातें शुरू हो गई कि सितंबर में शायद ये तरमीम आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये तरमीम आने वाली है? और दूसरा, इस तरमीम की के आने के बाद कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की जो गिरफ्त है वो सिस्टम के ऊपर मजीद मजबूत हो जाएगी, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अभी तक तो समर क्यास आराइयां हैं और जो ज्यादा गुफ्तगू है वो तो यही है कि ये 18वीं तरमीम में जो मामलात आए हैं उनको कैटर किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो देखिए ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम ने बहुत सारे, उसमें अच्छी चीजें भी हैं लेकिन बहुत सारे मामलात में उसने वफाक की तो कमर तोड़ दी है और फेडरेशन को बहुत खतरात लाहक हैं। जो 18वीं तरमीम को जिस तरीके से नाफज किया गया, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको ताकत का मरकज बना दिया गया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में 2 तेरियां 2 मेरियां करके बैठ गए कि सिंध आपका और पंजाब हमारा। और अब आप देखिए कि इसके नतीजे में जिस तरह से चारों सूबों में
वज़राए आला जिस तरीके से पैसे का ज़िया कर रहे हैं, जिस तरीके से ना कोई उस पैसे का कोई जो है वो कोई अकल से खर्च हो रहा है, अरबों रुपए जो हैं वो उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। बलूचिस्तान को आप देखें, जितनी ज़्यादा पैसा बलूचिस्तान को मिला, इससे बहुत बेहतर था कि हम हर फैमिली को वैसे ही 50,000 रुपया महीना जो है वो बलूचिस्तान में दे देते हैं। वो ज़्यादा बेहतर खर्च होता है इससे बनिस्बत जिस तरह बलूचिस्तान में पैसा ज़ाया किया गया। लिटरली गवादर में हमने पैसे समुंदर में फेंके हैं और वहाँ के जो हुकूमतें हैं, पे दर पे जो हुकूमतें आई हैं, उन्होंने तबाही उतार दी है और आज आपके सामने हैं जो हालात हैं। लाइकवाइज़ पंजाब में आप देखें कि मरियम नवाज़ किस तरह पैसे खर्च कर रही हैं। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। सिंध में कराची का जो हाल है, खैबर पख्तूनख्वा, सो अगर 18वीं तरमीम को रिवर्स किया जाता है, तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी हिम्मत वाली बात होगी। नवाज़ शरीफ और लेकिन वो आसिफ तो बड़ा जरदारी मुश्किल होगा फवाद चौधरी साहब। मसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने ये तरमीम करवाई थी, जो उसका क्रेडिट लेती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया था, वो तो 18वीं आईनी तरमीम को अपनी रेड लाइन करार देते हैं। पर्टिकुलरली NFC अवार्ड में जो शेयर था सूबों का और मरकज़ का, उसे वो अपनी रेड लाइन करार देते हैं। उसमें तरमीम करना पीपल्स पार्टी के बगैर तो बड़ा मुश्किल है, और पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है वो हुकूमत की नहीं, एक अहम इत्तेहादी है, वो तो कभी नहीं करने देगी ये। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इतना पैसा उनके पास चला जाता है इस तरमीम के नतीजे में, वो क्यों करने देंगे? उन्होंने तो जो पैसा इस वक़्त जो सिंध में जिस तरीके से एक जो है वो अंधेर नगरी और चौपट राजा वहाँ पे बैठे हैं, अंधेर नगरी और चौपट राज है वहाँ पे, आपके सामने है कि आपने जो कराची जैसा जो बड़ा वहाँ पर जिसको एक्चुअली तो एक सूबा होना चाहिए, इतने बड़े शहर को फिर आपने तबाह बर्बाद कर दिया। आपने वहाँ पर जो है फंडिंग है नहीं, वहाँ पे वो कुछ भी आप नहीं कर पाए। अंदरूनी सिंध के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप 2 पार्टी और 2 खानदानों की खुशनुदी के लिए ही पूरे पाकिस्तान का जो आइन है उसका हुलिया बगा फवाद दें। साहब, आपके दौरे फेडरेशन हुकूमत में भी तो एक अटैम्प्ट तो हुई थी, दो आपके पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन नंबर्स उस वक्त जहाँ से मैनेज हो रहे थे, वहाँ पे तो एक सोच थी कि 18वीं तरमीम में NFC कम अज़ कम जो है वो हर सूरत में रिवाइज होना चाहिए। तो वो एक सोच तो थी, कोशिश तो थी कि हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है तब भी नहीं हो सका था। तो अब आप समझते हैं कि ये अब की मरतबा हो जाएगा, चूँकि ज़ाहिर है जो चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो शायद करवा भी जाए। अब तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मजबूत है, उस वक़्त इतनी हालात उस तरह के नहीं थे, अब तो मजबूत है। बाजवा साहब अब के तो अल्फाज थे करवाना उस वक्त, बाजवा साहब के अल्फाज जी, थे आपके नहीं आपके दौरे हुकूमत में कि इस NFC के मौजूदा जो इसकी परसेंटेज है, जो शेयर ऑफ वफाक का और सूबों का, इस पे पाकिस्तान चल ही नहीं सकता इस परसेंटेज के साथ। देखिए, उस वक़्त जो था वो ख़्वाहिश तो थी, लेकिन उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट उतनी मज़बूत नहीं थी जितनी अब है। आप अगर चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि परसेंटेज भी इतना प्रॉब्लम नहीं है एनएफसी का। द प्रॉब्लम इज़ द मैनर ऑफ स्पेंडिंग। अब जिस तरह से आप देखिए कि पंजाब में अभी कल उस्मा बीबी कह रही थी 100 मंसूबे हमने मुकम्मल कर दिए हैं। आप देखिए ना इनका सर है, ना पैर है, ना किसी ने इनको पूछने वाला है, ना बताने वाला है। सेम इज़ द केस विद अदर प्रोविंसेस। तो ये आप जब तक इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ना लाए, लोकल गवर्नमेंट आपने खत्म कर दिया है, लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड होता ही नहीं है। सो 18वीं तरमीम जो है इस वक्त मौजूदा शक्ल में कोई मुझे शक नहीं है कि फेडरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट इसको रिवर्स करवाती है तो ये पाकिस्तान को बचाने वाली बात हो। तो फौज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान किया है कि वो हर सूरत में इस तरमीम को रोकेंगे और वो वकला तहरीक चलाएंगे। तो ये चल पाएगी तहरीक कोई? तरीके इंसाफ की तो सच्ची बात यह है कि उनको भी पता भी नहीं है क्या है। अब अभी आईनी तरमीम है क्या, तो वो पहले ही उन्होंने कुछ जो 26वीं तरमीम जो रुकवानी चाहिए थी, इसके लिए तहरीक चलानी चाहिए थी, उस वक्त घरों में बैठे रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि जी हम एक ऐसी तरमीम जिसका भी पता ही नहीं है क्या है। ये तो ऐसे आज मतलब वो तो मजाक ही कर रहे हैं ना। असद कैसर साहब वगैरह की कोई उनको समझ नहीं, बस रोज जो बात आती है वो एक ऐसी बात कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीरियस अभी तक कोई ऐसी बात जो है वो इस ज़माने में कोई आई है। जब आएगी उस वक़्त देखेंगे ना। अगर 18वीं तरमीम में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व करती है तो आपको साथ देना चाहिए। व्हाई टू अपोज़ दैट? सही हो गया। दूसरा ज़ाहिर है उसमें काफ़ी सारा एक लंबा चौड़ा पैकेज है, सिर्फ 18वीं तरमीम नहीं है। कुछ लोग तो पार्लियामेंट की मुद्दत की बात भी कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारी जमगोइयाँ हो रही हैं कि वो जिसमें इस हुकूमत की सिस्टम के ऊपर जो ग्रिप है, वो गिरफ्त मजबूत करने के लिए जो है ये तरमीम शायद लाई जाए। देखिए, ज़मा बात ये है कि इस हुकूमत की अब इससे ज़्यादा मज़बूत ग्रिप और क्या होनी है।
जो आपने अपोजिशन को, अदालतों को बिल्कुल तहत-तहत-तराज कर दिया है, आपने आइन को ख़त्म कर दिया है, आपने सिस्टम जो है वो तबाह कर दिए हैं। अब इसके बाद भी अगर आपके दिल को सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर इसके लिए तो किसी पीर फ़कीर के पास जाएँ। आइनी तरमीम से तो ये दिली सुकून नहीं मिलना। इसके लिए तो कोई इबादत करें, कोई और काम करें। ये अब कानून तो आपने जो 26वीं तरमीम में जो हशर कर दिया आइन का, अदालतों का, उसके बाद जो जिस किस्म की इस वक़्त अपोज़िशन का हाल है, जो अभी आपने देखा जो हो रहा है, कि सारी अपोज़िशन जो है वो जो लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन जो है, वो सारे डिस्क्वालीफाई करके उनको जेलों में डाल दिया, सारे लोग एमएनए डिस्क्वालीफाई, ये तो मतलब मज़ाक ही हो रहा है ना मुल्क में। अब इसके बाद और क्या आपने आइन कानून को इससे ज़्यादा और क्या ताराज करना है? ज़रा इस दौर में तो लीडर ऑफ द अपोजिशन सज़ा होकर जो है वो असम्बली से बाहर हुए हैं। जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त तो पंजाब के और मरकज़ के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो बगैर किसी सज़ा के वो जेलों में थे। कभी जेलों में नहीं थे। वो शहबाज शरीफ साहब तो एक दिन भी जेल में नहीं गए। वो तो जो बंगला नंबर 36 था अपोज़िशन का, वहीं रहते रहे हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ जब कंपैरिज़न करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं वो नैब उस की दौर में हिरासत जी, में उस रहे, दौर में तो कुछ भी नहीं लाहौर में था। रहे, 100% नैब की हिरासत में रहे शहबाज शरीफ साहब। एक भी गिलास में नहीं रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल है कोई एक दिन कोई रहे हों तो उनका तो रिमांड भी पूरा नहीं हुआ। और आप ज़रा उठा के उनके केसेस तो देखिए शहबाज शरीफ साहब के या बाकियों के। उनका कोई कंपैरिज़न है जो मौजूदा जिस लोगों के ऊपर जो केस बन रहे हैं उनके उनसे? यानी आपके सामने है कि जिस तरीके से पनामा के बाद और जो एफआईए जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आए हैं, वो तो मतलब उसके ऊपर ये तो इंसल्ट टू द इंटेलिजेंस है ना कि अगर आप उन केसेस को मिलाएँ इनसे। वो अनफॉर्चुनेट है कि उन केसेस को वो ज़ाहिर है पॉलिटिसाइज़ तो होना ही था इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर से। हैंडलिंग अच्छी नहीं हुई पीटीआई की तरफ से, मैं समझता हूँ अरे हमारी तरफ कन्विक्शन से नहीं हुई ना, हैंडलिंग अच्छी बगैर नहीं। कन्विक्शन के वो जेलों में रहे थे, हाँ, हिरासत में रहे थे। दूसरा फवाद साहब, आज हाँ। असद कैसर साहब ने तो चूंकि कुछ देर पहले बाजवा साहब का जिक्र हुआ था उस पर उन्होंने आज माफ़ी मांगी है कि एक गलत फैसला था हमारा उनको तोसी देना। तो आप भी समझते हैं कि आप वो जो माफ़ी मांग रहे हैं वो ठीक मांग रहे हैं? एग्री करते हैं उनसे आप? कोई ऐसी बात नहीं है जी, कोई शौक से कोई नहीं होती है एक्सटेंशन। यहाँ पे हालात होते हैं। अपोज़िशन में आके ऐसी बातें करना आसान हो जाता है। असद कैसर साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। लेकिन देखिए ना जब वो खुद भी खड़े नहीं हो सके ना जब आई हमारी नो कॉन्फिडेंस आई, जब तो आपने उस पेश की थी वक़्त जो, फिर जो है वो हाँ, तो उस वक़्त देखिए ना फिर वो अगर उसमें दबाव जो इतना आप एक बर्दाश्त नहीं लेकर कर आए थे, सके। हाँ, आपने जो उस उस पे वक़्त एक जब एतराज़ डिप्टी आपने उठाया था उस उसके ऊपर। वक़्त हाँ, उस वक़्त आप देखिए ना मैं सिर्फ़ आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि दबाव होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, वो आप असद कैसर साहब आज ये बात कर रहे हैं, बट आप देखिए ना खुद भी उस वक़्त फिर कासिम सूरी को बैठना पड़ा स्पीकर की नशिस्त के ऊपर, वो दबाव नहीं ले सके। सो ये कहना बाहर आके आसान हो जाता है चीज़ों को कि ये हो गया, वो हो गया और हमने ये कर दिया। जब आप दबाव में होते हैं या सिचुएशन होती है उसके मुताबिक फैसले होते हैं। आई थिंक बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी उसी तरह के एक सर्कमस्टांसेस का नतीजा थी। वो जो उस वक्त माफ़ी असद वाली कैसर इसमें साहब का ये कौन-सी ऐसी मौक़िफ़ बात? था कि ये एक गैर आईनी काम हो रहा है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, तो वो मौक़िफ़ आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं था उनका, बल्कि वो सिर्फ प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने जो है वो एक जान वही छुड़ाई थी अपनी। उनका नहीं, नहीं, ये कोई मौक़िफ़ भी नहीं था उनका। ये कोई मौक़िफ़ नहीं था उनका गैर आईनी काम हो रहा है, कुछ हो रहा है। बट एनीवेज़ मैं आपको सिर्फ़ मिसाल दे रहा हूँ। हम्म हम्म, मुश्किल हो जाता है ना प्रेशर्स के जी हाँ। सामने कि आप उस वक़्त खड़े तो फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके बंदों की जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, कल भी एक फ़ैसला आना है लाहौर की अदालत से। मज़ीद नाअहलियाँ भी हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर, और 77 के करीब तो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि हमारे अरकान पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो खान साहब ने जो फैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना बतौर एहतजाज, तहरीक इंसाफ के 99% लोग तो ये इस राय के हामी हैं कि हमें ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए। और वैसे भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, वैसे तो आपको तहरीक चलाने या आवाम में गैदरिंग करने या जलसा करने की इजाज़त नहीं होती, तो ज़िमनी इंतखाबात के जरिए आपको अच्छा मौका मिल जाता है मुल्क के अंदर अपनी एक्टिविटी करने का। तो क्या तहरीक इंसाफ को ये अवेल नहीं करना चाहिए ज़िमनी इंतखाबात में जाकर? अब तक जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, समर उनमें क्या पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त दी गई है? आंसर इज़ नो। क्या उनको जलसे-जुलूस करने की इजाज़त दी गई है? क्या उनको अपने उम्मीदवार खड़े करने की आज़ादी है? क्या इलेक्शन जो हैं वो कोई आइन के, कानून के कुछ नज़दीक भी हुए हैं? आंसर इज़ नो। तो अभी इन रिसेंटली ये जो समड़ियाल में इलेक्शन हुआ हो था, रहे इलेक्शन हैं हुआ था, ज़िमनी सवाए इलेक्शन इसके हुआ था, कि वहाँ तो तहरीक पीटीआई के इंसाफ ने अंदर अपने कैंडिडेट भी वहाँ पे फील्ड की
और भरपूर कैंपेन भी की वहाँ तहरीक इंसाफ ने। समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ, ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ था। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। वहाँ पे महदूद इजाजत मिली थी और 12 बजे तक इलेक्शन भी होने दिया गया था, लेकिन 1 बजे फिर सारे एजेंट्स को उठा लिया गया, लोगों को जो है वो रिजल्ट्स बदल दिए गए और सब कुछ जो है वो वही हुआ जो कि पिछले इलेक्शंस में हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने इलेक्शंस को रिड्यूस कर दिया है टू अ फार्स, तो क्या फिर भी आपको जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए? उसके बाद फिर देखिए ये भी बड़ी एक मेरी नज़र में बात अहम है कि आप जब अपने लोगों को अकेला छोड़ दें, यानी जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएं, आप समझें कि वो बकरे थे जो ज़िबा हो गए हैं, अब नए लौट ले आए, उनको भी ज़िबा कर दें। ये तो बड़ा नामुनासिब बात होगी कि अगर पीटीआई अपने उन लोगों के साथ खड़ी ही ना हो जिनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया, या जिनको जिस तरीके से जो है वो आपने देखा कि उनको जो है वो ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपने आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सही है। अंजाम दे सकें और लोगों को जेलों में डाल दिया गया। लेकिन अब तक पीटीआई का जो रवैया रहा है वो यही रहा है कि जो लोग भी जेलों में गए हैं पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। जिन लोगों को भी जो है डिस्क्वालीफाई किया गया, जो लोग तो यही सारे लोग भी इन बशमूल इन लोगों के जो कई डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे शिबली फराज साहब वगैरह हैं, वो उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए और उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया। अब यहाँ पे अलग ही मामला शुरू हो जाता है कि जब भी कोई ज़िमनी इलेक्शन आता है, आप फंडिंग के ऊपर शुरू हो जाते हैं, कैंपेन की फंडिंग शुरू हो जाते हैं। सो मेरे ख्याल में खान साहब के फैसले का बाकियों का तो मुझे पता नहीं, बट पीटीआई के अंदर फंडिंग माफिया को बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, और दूसरा फवाद साहब ये बताएं कि तहरीक का जो मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली अब 14 को फिर उन्होंने कहा हुआ कि हम निकलेंगे पूरे मुल्क के अंदर। ये जो 5 को निकले थे, 14 को फिर निकलेंगे, ये जो टूटी फूटी तहरीक, ना इसका ना सर होता ना पैर होता है, एक इफेक्टिव तहरीक भी नहीं होती और वो बिल्कुल ही जो है ना एक कमज़ोर तहरीक जब आप चलाते हैं, मजीद आपकी पोजीशन जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए 14 को फिर सड़कों पर निकलने की करनी चाहिए, जो जिस तरह से 5 को किया है पावर शो, उसी तरह का 14 को करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपने पूरा जो एक अपना पॉलिटिकल मोमेंटम है उसको नॉन सीरियस कर दिया है इस तरह के एक स्ट्रेटजी से। जो इमरान खान साहब ने जो लीडरशिप लगाई है, वो तहरीक तो क्या, वो तो सियासत के काबिल भी नहीं है, वकालत के काबिल भी नहीं है। यानी अगर आप समझें कि सलमान अकरम राजा या गौहर या ये जो हमारे दोस्त हैं, ये क्या चैलेंज पोज कर सकते हैं गवर्नमेंट को या सिस्टम को? ना इनको पॉलिटिक्स का पता है, ना इनसे जो है वो जजों की पॉलिटिक्स इनसे कंट्रोल हुई। इन्होंने पार्टी को दे हैव रिड्यूस पार्टी टू ऐसे जैसे कोई बिल्कुल ये नॉन एग्जिस्टेंट जो है फोर्स। अब पॉपुलैरिटी इमरान खान की अपनी जगह के ऊपर है, उनका स्टांस अपनी जगह के ऊपर है, जो जाहिर है कि अनमैचेबल है। उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो जुर्रत है, उनकी जो बहादुरी है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स की है पीटीआई ने, उन्होंने जो वर्कर्स हैं, जो लीडरशिप है, उसको बहुत चैलेंजेस में मुब्तला कर दिया। उनको बेशुमार लोगों के कारोबार तबाह हो गए, ज़िंदगियाँ तबाह हो गईं और आप कैजुअली जो है वो एक तहरीक, ना आपसे इत्तेहाद बन सका, ना आपसे कोई इंटरनेशनल जो लॉबी थी वो आप कर सके, ना आप कोई अपने दबाव का अपने वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम कर सके। तो आई थिंक इस तरह की जो कॉल्स हैं, और फिर देखिए यहाँ पे अलीमा बीबी से जो है, जिन्होंने जो अगर कोई लीड कर सकता था तो वो इमरान खान की फैमिली कर सकती थी। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बातें बहुत की और लेकिन अमली तौर के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकी। नुसरत भुट्टो को अगर आप देखें तो वो अकेली निकली थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब उनको लाठियाँ पड़ी थी। कलसूम बीबी जब निकली थी, वो उनकी वो आइकॉनिक तस्वीर है जहाँ ट्रेन में उठा रहे थे, पार्टी छोड़ चुकी थी नवाज़ शरीफ साहब को। लेकिन अलीमा बीबी ने कोई अमली तौर के ऊपर कोई इक़दाम नहीं किया और फिर कहा कि बेटे आ रहे हैं, बेटे भी नहीं आ सके, जिससे मेरा ख़्याल है कि बहुत नुकसान पहुँचाया, इमरान खान को भी बड़ा नुकसान पहुँचाया और पीटीआई के वर्कर्स तो और फिर लीडरशिप को भी बड़ा नुकसान तो पहुँचाया। फवाद साहब, ये जो फिर आधा तीतर आधा बटेर, ये जो कच्ची पक्की तहरीक से बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक के साथ फिर मुफाहमती ट्रैक पर आ जाए, वो जो मुज़ाकराती मेज़ छोड़ी थी तरीके साथ उस पर वापस आ जाए, चले जो उसमें हो सकता है सिस्टम के अंदर गुंजाइश है, कुछ ना कुछ रिलीफ वहाँ से ले लिया जाए, स्पेस कम से कम सियासी जो है अपनी बका के लिए वो तो ले ली जाए बात। समय रिलीफ देने को तो सिस्टम बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो जो अभी तक जो सारे मामलात हैं उसमें तो साफ ज़ाहिर है कि सिस्टम तो तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाहता है और किसी किस्म की कोई वहाँ से आपको रिलीफ की उम्मीद जो है वो नहीं है। लेकिन लेकिन मसला तहरीक ये इंसाफ के है कि अपने कैंप के अंदर भी आपकी तो जो खान साहब के अगर आप पॉलिटिक्स है, बयानात देखें, उनके ट्वीट्स देखें, वो भी उसमें भी तो जो है वो उनकी टोन भी तो जो है वो कम नहीं हो रही ना, वो भी तो मजीद दिन ब दिन हार्श होती जा रही है।
देखो ना, तो वो तब कम होगी ना जब दूसरी तरफ से कोई उम्मीद होगी रिलीफ की। वहां से तो कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं आ रही। लेकिन मसला ये आ रहा है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी मीडियोकर है कि आप कोई चैलेंज पोज नहीं कर पा रहे, आप हाथ नहीं रोक पा रहे जुल्म का। और जुल्म का हाथ रोकने के लिए मैंने आपके प्रोग्राम में बड़े तवील अरसे से बार बार ये बात कही है कि जब तक एक मौसर सियासी अलायंस नहीं बनेगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जिसमें हाफिज नईम साहब, जिसमें पीर साहब पगाड़ा, ये लोग शामिल नहीं होंगे और तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तब गुफ्तगू की बात भी कर सकती है, तहरीक की बात भी कर सकती है। अकेले आप जो है वो ये नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से भी आपकी लड़ाई है, हुक्मरान जमातों की शक्लें भी आपको पसंद नहीं है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी आपको जो है वो पसंद नहीं है, और आपकी लीडरशिप भी जो है वो बिलो एवरेज है, जो कि कोई सियासत भी नहीं कर सकती, वकालत भी नहीं कर सकती। तो ये तो फिर नहीं इस तरह से मामला चल सकता। फाइनली फवाद साहब, हुकूमत के अपने कैंप से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुल्क को लूट कर खा गई है और कई ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने सरमायाकारी कर रखी है पुर्तगाल के अंदर। तो इस पर हमारी बात हुई थी 2 रोज़ पहले अता तारड़ साहब से, जो कि वज़ीर इत्तलात थे। उन्होंने एंडोर्स किया, उन्होंने कहा हाजी साहब ठीक बात कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बात की तरदीद नहीं की, रद्द नहीं किया उनके दावे को, और कहा कि कुछ ऐसी हुकूमत के पास आई हैं तफसीलात कि जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जिनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, और वो कह रहे हैं कि कुछ हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये तो एक बड़ा स्कैंडल नहीं बन रहा जिसपे हुकूमत खुद जो है उसे इल्म भी है सारे मामले का? तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा स्कैंडल नहीं बनने जा रहा फिर? ये स्कैंडल तो ज़ाहिर है जो अता तारड़ साहब हैं वो भी बुनियादी तौर के ऊपर गुजरांवाला से हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब भी गुजरांवाला डिवीजन से हैं। और गुजरांवाला डिवीजन ही आपको पता है कि जो बाहर लोगों को भिजवाने से लेके और जायदादें लेने तक उसमें बड़ा अहम रोल वहीं के लोग वहीं का रहता है। उनको अच्छी तरह पता है कि किन किन लोगों ने जायदादें ली हैं, और ये बात ज़ुबान ज़रियाम है यहाँ पे, जिन जिन लोगों ने अपनी पोस्ट रिटायरमेंट तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी ली है पुर्तगाल में, उन लोगों के नाम, उन लोगों के ओहदे हर एक को पता है यहाँ पे कि वो क्या है। क्या कार्रवाई हो सकेगी? अभी तक तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि कोई कार्रवाई। फिर 2 कैंपों में बँट गया है मामला। एक कैंप है जो चाहता है कि ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई हो, और दूसरा जो ग्रुप है वो उनको बचाना चाहता है। अब देखते हैं कौन इनको बचा सकता है या कौन उनको नहीं बचा सकता। बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर करप्शन वगैरह, ये इस तरह की इलीगैलिटीज इस दौर में तो नॉर्मलाइज हो गई हैं। कोई ऐसा जिसके ऊपर कोई कंसर्न का किसी को है ही नहीं, जो तमाशे लगे हुए हैं आपके सामने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, जबकि अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी असल वजह क्या है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होगा? बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में हालिया महीनों में गैर मामूली गर्मजोशी और तेजी देखने में आई है, जिसका मरकज फौजी क़यादत और व्हाइट हाउस के दरमियान बराह रास्त राब्ते और करीबी ताउन है। इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह मार्का हक में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का मुंह बोलता सबूत था, जिसने न सिर्फ इंडिया जैसे दुश्मन को नीचा दिखाया बल्कि दुनिया को भी यह बावर करवा दिया कि पाकिस्तान दिफाई महाज पर किसी भी बड़े हरीफ से निमट सकता है। इस कामयाबी के तनाजुर में जहां पाकिस्तान का सिफारती और आलमी कद बढ़ा, वहां दिफाई मुकाम भी ऊंचा होता चला गया। और इसी तनाजुर में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का हालिया दौरा दिफाई, सिफारती और मुआशी ताल्लुकात में गर्मजोशी की अहम कड़ी है। यह 2 माह से भी कम अरसे में उनका दूसरा दौरा है, जो जाहिर करता है कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान न सिर्फ अस्करी बल्कि तजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में भी एक नया बाब खुल रहा है। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम के सुबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइकल कोरिला की रिटायरमेंट तकरीब और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की हलफबरदारी में शिरकत के अलावा फील्ड मार्शल ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डैन केन से भी मुलाकात की, जिसमें पेशा वराना अमूर और खित्ते के सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत हुई। इन मुलाकातों में न सिर्फ 2 तरफा अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, बल्कि मुश्तरका सिक्योरिटी खतरात के हल के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म पर भी गुफ्तगू हुई। जनरल डैन केन को पाकिस्तान आने की दावत देना इस बात की अलामत है कि इस्लामाबाद दिफाई शराकत दारी को रस्मी सतह से आगे बढ़ाकर अमली ताउन में ढालना चाहता है। इस दौरे की एक खास बात पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ फील्ड मार्शल का इंटरेक्टिव सेशन था,
पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत अपने आप को विश्वा गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। उन्होंने कहा कि इस भारतीय जारहियत ने खित्ते को एक खतरनाक तौर पर भड़कने वाली जंग के दहाड़े पर ला खड़ा किया, जहां दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान सदर ट्रंप का मशकूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान जंग रुकी बल्कि दुनिया में जारी दीगर और जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। जैसा कि कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें भी मौजूद हैं और पाकिस्तान इन करारदादों की मुकम्मल हिमायत करता है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि महज 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा दूसरा दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की अलामत है। इन दौरों का मकसद ताल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मस्बत रास्ते पर गामजद करना है। ये दौरा इसलिए भी नुमाया है क्योंकि जून में होने वाले फील्ड मार्शल के पहले दौरे में व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ तवील मुलाकात हुई थी, जिसमें इलाकाई कशीदगी, खुसूसन पाक भारत तनाव और ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया था। 18 जून को होने वाली इस मुलाकात का वक्त इब्तदाई तौर पर 1 घंटा तय था, लेकिन ये 2 घंटों से ज्यादा जारी रही। सदर ट्रंप ने इस मौका पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा था कि जौहरी हथियार रोकने वाली 2 रियासतों के दरमियान जंग को रोकना एक बड़ी कामयाबी है, जबकि उन्होंने खासतौर पर जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात को शानदार करार दिया था। फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका से मुतालिक आज अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी खबर में कहा है कि फील्ड मार्शल को अमेरिका में बतौर ताकतवर शख्सियत देखा जाता है। ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल के दूसरे दौरे अमेरिका को दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समझा जाता है कि खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बात ही हतमी होती है। जहां अमेरिका में फील्ड मार्शल को ताकतवर शख्सियत करार दिया जा रहा है, वहां भारतीय अपोजिशन भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को के बढ़ते असर रसूख पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मंजरनामे से गायब होने की बड़ी वजह भी जनरल आसिम मुनीर ही है, जिसका इंकशाफ गुज़िश्ता रोज ही अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में हुआ था, जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर से मुलाकात से राह फरार इसलिए इख्तियार की क्योंकि उनको डर था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप उनको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने ना खड़ा कर दें। इस रिपोर्ट के अलावा ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया करते हुए यह इंकशाफ किया कि पाकिस्तान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बना हुआ है। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया के साथ गर्मजोश ताल्लुकात से मुतमईन, जबकि भारत अमेरिकी पॉलिसियों के 22 परेशानियों से दो चार है। फील्ड मार्शल के हालिया दौरे अमेरिका और पाक अमेरिका मजबूती ताल्लुकात पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर कमरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया कमरान बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि 1.5 माह के अरसे में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा दौरा कितना आपसे हम समझते हैं दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और एक नई जहद के हवाले से, और पर्टिकुलरली जब भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इससे खित्ते के हवाले से और ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? जी समर, देखें ये एक नई जो है ट्रेंड लाइन है, एक नई टाइम लाइन कह लें उसको, जिसमें रिवर्स हो गया है मामला। जो पहले था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हुआ करते थे और पाकिस्तान, दोनों ममालिक जो हैं वो एक ट्रबल्ड स्टेट के तौर पे दिखते थे। अब वो तब्दीली आ चुकी है। ये इसमें एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत है कि ये अभी नया नया है, यानी ये दिस इज़न्ट समथिंग जो कि मैच्योर हुआ है अभी, लेकिन ये है कि इट्स वेरी नोटवर्दी कि दूसरी दफ़ा जाना उनका अपना फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, तो दैट्स नॉट माइनर, दैट्स प्रीटी मेजर। लेकिन ये है कि अभी बहुत सारे जो है, जैसे मैंने कहा शुरुआत है, ठीक है भारत के साथ एक डाउन टर्न आया हुआ है, लेकिन आई थिंक कि भारत फिर भी दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है बाय नॉमिनल जीडीपी, तो उस वजह से अमेरिका जो है उसको पूरी तरीके से, तो क्या मैं तो यूँ कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता।
और फिर ये है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है, और ट्रम्प स्ट्रेटजी यही है कि बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जाए साउथ एशिया के अंदर, और वो हम देख रहे हैं। दूसरा जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी आया है कि जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है, और जिस तरह से खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का उनके साथ मिलना, घंटे की तयशुदा मुलाकात का 2 घंटे में तब्दील हो जाना, और उसके बाद फिर उनकी तारीफ भी करना उनकी तरफ से, और भारत के हवाले से भी वहाँ से सख्त बयानात आना, तो कैसे देखते हैं ये जो दूसरा दौरा है? क्या ये भी इसको आप पाक भारत तनाजुर में भी इसको आप देखते हैं, या ये सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान के दो तरफा जो मामलात हैं उसके तनाजुर में ही आप इसे देखते हैं? देखिए, दोनों तरफ है ना इसका इन्फ्लुएंस, तो ये दोनों तरफ इसका रेलेवेंस है, यानी इलाकाई तौर पे भी जनूबी एशिया में पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी, और फिर बड़े स्ट्रेटिजिक लेवल पे जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। इसमें याद रहे कि ये जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में जो ये गए हैं टैंपा में, तो इससे पहले जो है जो आउटगोइंग जो अपना जनरल करेला थे, या सेंटकॉम चीफ, वो इस्लामाबाद आए थे, या और वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे जिसका हवाला था साउथ एंड सेंट्रल एशिया डिफेंस चीफ्स या कॉन्फ्रेंस। तो उसमें पाकिस्तान को ये जो यूएस सेंट्रल कमांड का जो एओआर है, जिसमें मशरक़ वस्ता और सेंट्रल एशिया जो है वो कलीदी किरदार अदा यानी जो मेन उनके जो फोकस एरियाज हैं, उसमें पाकिस्तान को एक कलीदी किरदार अदा करने का मौका मिल रहा है। अभी आप देखें, हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की फोर्सेस ने जो है कुछ एक्सरसाइजेस की हैं या ताजिकिस्तान जाके। तो आई थिंक कि ये एक डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है कि जिसमें भारत को अभी भी जो है वो दूसरी जो कम्बैटेंट कमांड है, इंडो पैसिफिक कमांड, उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान को जो है वो सेंटकॉम के हवाले से, अगर आप सिक्योरिटी मिलिट्री आर्किटेक्चर यूएस का देखें, तो इनको दो मुख्तलिफ एरियाज में पुल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं फिर से कहूंगा कि जनूबी एशिया के हवाले से वो चाह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर हो। इसी वजह से जंगबंदी की जो बात सालसी का किरदार अदा किया सदर डोनाल्ड ट्रंप में, या उसमें वो ट्रेड का बहुत जिक्र कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ ट्रेड के जो रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि भारत के साथ तो है, या उसको एक दूसरी नौइयत से वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो इसको बहुत सीरियसली एक्सप्लोर कर रही है ये इंतजामिया डीसी के अंदर। और जिस तरह से भारत को आड़े हाथों लिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि मजीद तलखी बढ़ेगी अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में, या गुंजाइश है कि चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं अभी भी? देखें, ना ही ये अमेरिका के मफाद में है कि मजीद कशीदगी हो, ना ही ये और भारत के तो बिल्कुल मफाद में नहीं है ये। तो भारत चाहेगा कि इसको जो है ना, इस चीज़ को रिवर्स किया जाए, इस ट्रेंड को। तो आई थिंक कि जो है होगा, लेकिन जो बड़ी बात है, जो मोटी बात है, जो समझने की ज़रूरत है कि वो डीसी के अंदर जो भारत का एक एक्सक्लूसिव जो वो था रिलेशनशिप, अब वो नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे वो यानी अमेरिका के खित्ते के अंदर, जाहिर है। मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अभी भी रहेंगे, लेकिन वो जो एक्सक्लूसिविटी थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाओ टू द एक्सक्लूजन ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि अगर अमेरिका चीन के साथ जो है कोई डील बनाने जा रहा है, तो फिर जो है उसको भारत की किस हद तक ज़रूरत है। फिर भारत की अपनी परफॉर्मेंस को भी देखा जाए कि भारत ने क्वाड में शामिल होने के बावजूद और जो इंडो पैसिफिक कमांड का हिस्सा बनने के बावजूद वो जो है नहीं परफॉर्मेंस दिखाई इन टर्म्स ऑफ मैरिटाइम पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, और फिर अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना के हवाले से वहाँ पे भी कोई खास कारकर्दगी नहीं हुई। तो अमेरिका के अंदर ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि देयर आर लिमिट्स टू हाउ फार इंडिया कैन हेल्प, और अगर जो है चीन के साथ कोई डील बन रही है, तो वो फिर वो जो पुराना मफरूज़ा था इंडिया के साथ अलाइन करके काउंटर चाइना करना, तो आई थिंक दैट्स नो लॉन्गर द केस। और ज़ाहिर है वो उससे भी हिट पड़ी है भारत को, कि जब भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई, यानी जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका के जो है उसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो मेजर रोल है वो हालिया जो पाक भारत जंग थी जिसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली, वो इसमें एक अहम रोल प्ले कर रही है। जी, वो रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, ओवर एम्फसाइज ना करें तो बेहतर है। उसको उसको जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान ने क्या किया, इट्स अबाउट कि इंडिया का फोकस क्या है या स्ट्रेटेजिकली।
अमेरिका चाहता है कि जो है इंडिया बड़े पैमाने पे मतलब खेले, यानी जो है बड़ी जियो पॉलिटिक्स में आए। और जब वो देखता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को लेके खासा जो है वो उस पे फोकस कर रहा है, तो वो सवाल उठता है कि आर यू रियली रेडी फॉर मेजर लीग जियो पॉलिटिक्स। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट इंडिया, लेस अबाउट पाकिस्तान। और दूसरा एक और पाकिस्तान का बड़ा मुफाद है जो कि अमेरिका का मुफाद भी वहाँ पे आके कन्वर्ज करता है, वो है अफगानिस्तान के अंदर छोड़ा गया अमेरिकी असलहा, जो कि ज़्यादा तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है कि वो करदम TTP के हाथों में लगा हुआ है, वो पाकिस्तान के मुखालिफ जो वहाँ पे ग्रोह हैं उनके हाथों में लगा हुआ है और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं वो लोग। इस पर जो मुलाकात हुई थी रिसेंटली फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई थी इस असलहे के हवाले से। तो आप समझते हैं कि जो पर्टिकुलरली सिक्योरिटी का मामला है खत्ते के अंदर, जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं, उसमें अमेरिका किसी हद तक हेल्पफुल हो सकता है, पाकिस्तान का साथ दे सकता है, पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकता है उसमें? आई थिंक डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन जो अहम बात है समझने की वो ये है कि अमेरिकन स्ट्रेटजी अब पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो कोई भी खिता हो, वहाँ वो कहता है कि जो वहाँ के हमारे एलाइड एंड पार्टनर नेशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो वहाँ की सिक्योरिटी का चार्ज जो है उसमें कलीदी किरदार अदा करें, वो वहाँ लीड लें और अमेरिका पीछे से उनको सपोर्ट करेगा। तो अगर उस पूरी स्ट्रेटजी को यहाँ अप्लाई किया जाए जनूबी एशिया के अंदर और बिलखसूस अफगानिस्तान के हवाले से, तो फिर हमें समझ आता है कि पाकिस्तान को क्यों, पाकिस्तान जो है वो ताजिकिस्तान के साथ क्यों जो है एक्सरसाइजेस कर रहा है और सेंटकॉम में जो है उसका क्या रोल होगा, और ये जो सेंट्रल एशिया का फोकस है सिक्योरिटी के हवाले से उसमें पाकिस्तान का क्या, दीज थिंग्स ऑल मेक सेंस। याद रहे कि इस वक्त अफगानिस्तान इज़ वेरी लो ऑन द अमेरिकन जो है फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। मैं तो कहूँगा कि नॉन एग्जिस्टेंट है, इसी वजह से इसको फार्म आउट कर रहा है और कह रहा है कि अच्छा पाकिस्तान को संभालने दो, उज़्बेकिस्तान को ले आओ, काज़ाख्स्तान को ले आओ, दीगर और जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनको ले आओ। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। और एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कि होने जा रही है अलास्का के अंदर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन के साथ, और शायद वो यानी किसी नुक्ते पर उनका इत्तेफाक भी हो जाए यूक्रेन जंग को लेकर। तो समझते हैं आपके ये रीशेप करेगी ग्लोबल पॉलिटिक्स को ये मुलाकात? जी बिल्कुल, देखें अमरीकी जो अपना इसमें इम्पेरेटिव है और जो अमरीकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि देखें रूस नेटो आपको को हड़प करने के लिए अब मतलब नहीं कर रहा ना, हम नेटो को एक्सपैंड नहीं कर रहे आपके जो है ना इलाके तक। जी हाँ। तो आप इससे बेफिक्र हो जाएं और इस जंग को बंद करें, और जंग के ऊपर जो है हम देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ होती है, कहाँ खींची जाती है, क्योंकि वो भी एक तनाज़ा है, जी हाँ। कितना इलाका जो है उसके पास रहेगा, कितना इलाका जो है यूक्रेन को मिलेगा। लेकिन वो इस जंग को ख़त्म करके, और ये बड़े खुल के जो है सिर्फ ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि उनकी इंतज़ामिया के दीगर और लीडर्स ने, बिलखसूस सेक्रेटरी स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो ने कहा है कि वी वांट जियो इकोनॉमिक टाइज विद रशिया। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि भाई आप जो है वो मतलब हमारे साथ तजारत करें, आप जो है ना खुशहाल होंगे, और फिर ये है कि आप कमज़ोर होंगे तो चीन आपके जो रियर फ्लैंक है सेंट्रल एशिया के हवाले से, ईस्ट एशिया के हवाले से, वहाँ उभरती हुई ताकत है। यू नीड टू काउंटर दैट। हम आपके ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं डाल रहे, चाइना आप पे प्रेशर डाल रहा है। तो ये पूरी जो दुनिया की जो बिसात है जियो पोलिटिकल, उस पर इसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, लेकिन देखना है कि ये कहाँ जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर कमरान बुखारी की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना और भारत के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ आना यकीनी तौर पर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे बाजोड़ में अमन जिरगा क्यों नाकाम हुआ और जो सिक्योरिटी हुकाम की वज़ीर आला अली मीन गंडापुर से गुफ्तगू हुई उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, डिटेल बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में अमन व अमान से मुतालिक जिरगा मेंबरान के शिद्दत पसंदों से 10 दिन से जारी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बाजोड़ सूरत हाल से मुतल्लिका पुलिस और दीगर मुतल्लिका हुक्काम की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। सरकारी हुक्काम ने दौरान ब्रीफिंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताया कि बाजोड़ में अमन व अमान से मुतालिक जिरगा मेंबरान के दूसरे फरीक से 10 दिन से जारी मुज़ाकरात नाकाम हुए। दूसरे फरीक के मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। हुक्काम के मुताबिक बाजोड़ में 20% इलाके में दहशत गर्दों की नकलो हरकत है। दहशत गर्दों में 60% का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये दहशत गर्द बाजोड़ के जरिए मोहम्मद और मलाकांड में तश्कील का इरादा रखते हैं।
सरकारी हुकाम का कहना है कि बाजोड़ में अमन अमान से मुतालिक विफाक का अमल दखल नागुज़ीर है, इसलिए दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ख्वारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। वाज़ेह रहे कि इब्तदाई तौर पर फरीक़ैन के दरमियान मुकम्मल तस्फिये तक जंग बंदी पर इत्तफाक के बाद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन मुअख्खर कर दिया गया था। ताहम अब इन मुज़ाकरात की बज़ाहिर नाकामी के बाद लोई मामून तहसील में ऑपरेशन सरबकफ के दोबारा शुरू होने के खदशात के बाद मुकामी आबादी गैर यकीनी का शिकार हो गई है। इत्तलात के मुताबिक लोई मामून तहसील के 16 इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कई खानदान हफ्ते के रोज़ पुरअमन मकामात की तरफ नकल मकानी कर गए, जबकि मजीद खानदानों के आज अपने घरों को छोड़ने की तवक्को है। मौसूक ज़राए का कहना है कि मामून तहसील में इस वक्त कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 1200 से 1300 जंगजू मौजूद हैं, जिनमें लगभग 400 से ज़ायद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इन जंगजुओं की मौजूदगी ने सिक्योरिटी खदशात में नुमायां इजाफा कर दिया है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।